बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास के स्टूडेंट्स का आज पीबीए था केमिस्ट्री का, और ये मेरे सामने आपका जो पेपर है ये आ चुका है पीबीए का। इंशाल्लाह इस वीडियो में उसका सलूशन देखेंगे। और सबसे पहले एक बात बता दूं, मेरे ख्याल में जो दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप लोग थोड़ा सा जो है वो पूरे पेपर में फंसे होंगे, और एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें मुझे शक है कि आप लोगों ने वो थोड़ा सा गलत किया होगा। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। बाकी जो एसएलओज़ की हमने बात की थी कि एसएलओज़ के मुताबिक ही होगा सॉल्ट एनालिसिस, तो अल्हम्दुलिल्लाह एसएलओज़ के मुताबिक ही सॉल्ट एनालिसिस था। बल्कि आपको सॉल्ट भी दोनों बता दिए गए, सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो बतानी थी, और वो आई डोंट थिंक कि वो इतनी मुश्किल थी। और बाकी इक्वेशंस ये दो थी आई थिंक जो आपने इक्वेशंस लिखनी थी, और आसान थी इक्वेशंस। वो याद ना भी की हो तो आप केमिस्ट्री इतनी कुछ पढ़े हुए हैं कि आप वो इक्वेशंस कम से कम लिख ही सकते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। दो सॉलिड्स हैं, एक CuSO4 है, दूसरा अमोनियम का कार्बोनेट है। टेस्ट उनके ऊपर हैं। कंपाउंड ए वाज सब्जेक्ट टू फ्लेम टेस्ट। फ्लेम कलर, तो ए जो है वो कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर का फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो उसका फ्लेम कलर मैंने बताया था ब्लू ग्रीन फ्लेम होता है। तो इसका आपने लिखना था ब्लू ग्रीन फ्लेम, ठीक है। उसके बाद CuSO4 हैज़ ब्लू कलर एंड हैज़ वाटर इन इट। तो ये हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के बारे में है कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर ब्लू होता है। जब उसमें से वाटर निकल जाता है तो वो ब्लू से वाइट हो जाता है। तो कलर चेंज अगर आपने बताना है तो वो ब्लू से वाइट है, तो आपने सिर्फ कलर चेंज ही बताना था। व्हाट चेंज इन कलर वुड अकर इफ इट इज हीटेड, तो ब्लू टू वाइट ये बताना था आपने। उसके बाद व्हाट विल बी द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड व्हेन सॉल्ट एज एक्वस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद NaOH। यानी CuSO4 के सॉल्यूशन को आप NaOH के साथ करेंगे मिक्स, तो फिर क्या होगा। तो CuSO4 प्लस NaOH करें तो CuOH होल ट्वाइस बनता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है, और वो लाइट ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो आप इसमें बता देंगे, आपने यहाँ भी बताना है कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप लिख दें कि ये लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ना भी बताएं, खाली कलर भी चेंज बता दें, तो कलर का चेंज का ही पूछा क्वेश्चन में। तो ये बहुत आसान से 3 मार्क्स आपके हो गए। उसके ऊपर B है, उसके बाद उसमें है जी एडिंग डाइल्यूट HCl टू सॉलिड सॉल्ट B विल इवॉल्व अ गैस आइडेंटिफाई द गैस। तो चूँकि कार्बोनेट है तो आई डोंट थिंक इस पर कोई इबाम था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व है। उसके बाद है आगे व्हाट विल हैपन इफ़ द गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ये भी टेस्ट क्लियरली लिखवाया था कि लाइम वाटर जो है इट टर्न्स मिल्की। What happens if the gas is passed through lime water? It turns milky। जगह थोड़ी सी इधर कम है क्योंकि आपने तो ये शीट पे सॉल्व करना था। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ NH4 होल ट्वाइस CO3 विद डाइल्यूट HCl। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहाँ पे वो लिख देता हूँ मैं, इसको अब मिटा के रिएक्शन पूरा लिख देता हूँ। तो रिएक्शन था जी NH4 होल ट्वाइस CO3 प्लस HCl गिव्स अस NH4Cl। आगे मिलेगा हमें NH4Cl प्लस CO2 प्लस H2O, लेकिन ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसमें N के साथ 2 है तो यहाँ आप 2 लिख देंगे, यहाँ 2Cl के साथ 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ये आई थिंक बैलेंस हो गई है, हाँ बैलेंस हो गई है, बैलेंस इक्वेशन ये वाली भी होगी। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान वाला दे दिया है। स्टूडेंट डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। 6 grams ऑफ द सैंपल वाज रिजॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब सॉल्यूशन। नेम द इंडिकेटर यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन। तो मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। और व्हाट विल बी द कलर चेंज, तो कल क्लियर ही बताया था कलर चेंज याद रखने हैं आपने। येलो से ये होता है जी ऑरेंज रेड, ये कलर चेंज होगा येलो टू ऑरेंज रेड। यार ऑरेंज भी लिखें, ऑरेंज रेड भी ठीक है। अच्छा उसके बाद फाइनल में से इनिशियल माइनस करके यहाँ वॉल्यूम लिखने थे। तो ये 10.1 आ गया, 20 में से 10 माइनस किया 10.0 आ गया, 29 में से माइनस किया तो ये 9.9 आ गया। आगे इन तीनों का एवरेज लेना था आपने और मीन या एवरेज वॉल्यूम लिखना था। तो प्लस करके इनको करें तो ये आता है 10.0 cm3। यहाँ पे cm3 ज़रूर लिखना था आपने। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 बाय यूजिंग द इन्फॉर्मेशन बिलो। तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही इन्होंने दे दी है, तो फार्मूला आप लगाएंगे M1
V1 ओवर N1 इक्वल्स टू M2 V2 ओवर N2। तो सब कुछ बता दिया है कि पोलैरिटी ऑफ HCl 0.1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 1 है, वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 10 है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, पोलैरिटी ऑफ Na2CO3 जिसको M2 कहा हमने, तो M2 को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दें। तो M2 इज़ इक्वल टू, अच्छा N1 और N2 जो है वो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में से आएंगे। तो Na2CO3 और HCl की जब रिएक्शन होता है तो नहीं, बल्कि लिख दिया उन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स एक HCl के 2 हैं और Na2CO3 के जो है वो 1 हैं। तो उन्होंने 2 और 1 यहाँ पे खुद ही लिख दिया है, ये भी आपके लिए आसानी होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 2 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जी M2 इक्वल्स टू M1 इंटू V1 ओवर N1 इंटू V2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 इधर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें 12 आप वैल्यूज़ पुट कर दें। M1 है पोलैरिटी ऑफ HCl है, वो है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V1 वॉल्यूम ऑफ एसिड है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो आपने इधर से निकाला होगा, ये 10 cm3। तो इसकी जगह पे आपने 10 पुट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है N2 के साथ। N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 1 है, उसको छोड़ दें, और डिवाइड बाय N1 इंटू V2। तो V2 भी 10 है और वो 2 है, तो 10 इंटू 2 के साथ उसको डिवाइड कर देना है, 2 इंटू 10। तो इस सारे को आप कैलकुलेटर पुट करें तो ये अब आपके पास आता है 0.05 मोलर। ये मोलरिटी भी आपने इसकी फाइंड आउट कर ली, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 cm3 of H2SO4 was titrated against 10 cm3 of 0.05 molar Na2CO3 to determine the molarity of H2SO4. Write the balanced chemical equation involved in this experiment. H2SO4 का रिएक्शन हो अगर Na2CO3 के साथ, तो आपने ये बताना है। तो ये देख लें, ऊपर भी वही चल रहा है, नीचे भी वही चल रहा है, उधर HCl के साथ है, इधर H2SO4 के साथ है। बहुत आसान सीधे रिएक्शन आपको दे दिए। अच्छा, बैलेंस इक्वेशन, ये भी आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होगा कि अगर आप H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ Na2CO3 के साथ, तो रिएक्शन होगा जी H2SO4 प्लस Na2CO3। तो आपके पास सॉल्ट बनेगा, ज़ाहिर है Na2SO4, और सॉल्ट के साथ आपके पास बनेगा H2O और साथ CO2, क्योंकि कार्बोनेट है इस वजह से। H2O प्लस CO2, आई डोंट थिंक इसको बैलेंस भी करने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड है ये हो गया। अब जो मोल रेशो वाला मैंने तरीका बताया था वो यहाँ पे देखें अप्लाई हो रहा है, इसीलिए बताया था। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड Na2CO3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से मोल फाइंड आउट करने हैं। मोल्स ऑफ पहले Na2CO3, तो मोल्स ऑफ Na2CO3, अच्छा एक मिनट, डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड Na2CO3 फ्रॉम A, और A में तो आपने जस्ट वो लिखी हुई है इक्वेशन, तो इक्वेशन में तो 1 और 1 है मोल्स, लेकिन आपने असल में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं फार्मूला से Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने करना है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय, ये मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 इज़ गिवन टू यू 0.05 मोलर Na2CO3 और 10 cm3 है। तो आपने 0.05 को 10 cm3 को dm3 में कन्वर्ट करना था। तो 0.05 को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 और cm3 को dm3 में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, और अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे करूँ तो ये आ जाता है 5 × 10⁻⁻4 मोल। ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए आपके पास Na2CO3 के। अब आप इक्वेशन पे जाएंगे, इक्वेशन पे मोल रेशो देखेंगे 1:1, तो जितने Na2CO3 के मोल्स हैं उतने ही आपके पास HCl के मोल्स हैं, H2SO4 के मोल्स हैं। तो आपके पास मोल्स ऑफ H2SO4 जो है वो भी इतने ही हैं, उसको N2 का हुआ है, तो ये 5 × 10⁻⁻4 मोल्स ही हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइंड आउट करनी थी मोलैरिटी, आई थिंक कैलकुलेट द मोलैरिटी M1 ऑफ H2SO4 यूजिंग द प्रीवियसली प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, H2SO4 के मोल्स को N1 का हुआ है, तो मैं इसको N1 ही कह दूँगा, ये N1 है और ये जो है N2 है। अब आपने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोल रेशो आपको पता है, तो मोलैरिटी
बल्कि इधर वो लगा दें, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 5 × 10⁻⁴ हो गए, इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, और H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो dm³ में चेंज करके 0.01 बनता है। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो 0.05 मोलर, ये इसकी मोलैरिटी भी आ गई आपके पास, ठीक है। और आखिर में एक स्टेप और था जो करवाया हुआ था मैंने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 cm³ वो 0.02 मोलर H2SO4, यानी नई मोलैरिटी और नया वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, M1V1 = M2V2 आप लगा देंगे। M1 ये वाली होगी मोलैरिटी, अब M1V1 = M2V2। तो V2 हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो M1V1 को M2 से डिवाइड कर दें, ठीक हो गया। तो M1 मोलैरिटी जो ये है 0.05 है, और 0.05 इंटू V1, अच्छा V1 हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इक्वल्स टू M2 जो रिक्वायर्ड मोलैरिटी है वो आई थिंक 0.02 उन्होंने लिखी हुई वहाँ पे, जो रिक्वायर्ड मोलैरिटी है, हाँ जी 500 cm³ 0.02, तो इज़ इक्वल टू 0.02 इंटू 500 cm³। तो अब इसको ले जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास V1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर पुट करूँ तो 200 cm³ आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। तो 200 cm³ लेकर उसको आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल कर 500 तक फिल कर लेना। ओके, ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया जी। हाँ, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल व्हेन इट रिएक्ट्स विद आयोडीन टू मेक आयोडोफोम। ये भी कल याद होगा, मैंने इस एक्सपेरिमेंट में डिटेल से ये सारा कुछ करवा के बताया था कि इसकी इक्वेशन प्रोसीजर ज़रूर याद करना। तो आयोडोफॉर्म वाली इक्वेशन पूरी यहाँ पे लिख देता हूँ। CH3CH2OH, ये जब रिएक्ट करता है आयोडीन 4I2 था और प्लस NaOH था, NaOH, तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे मिलता है। अच्छा, ये भी बैलेंसिंग अभी करते हैं। CHI3 मिलता है, उसके बाद हमें मिलता है HCONA मिलता है, उसके बाद यहीं पे नीचे लिख देता हूँ NaI मिलता है, और उसके बाद H2O मिलता है, और इसके साथ जो है वो 5 था, तो इस वजह से इसके साथ भी 5 ये हो गया और एक वो 6 था, तो यहाँ पे 6 आ गया। H2O जो है ये हो जाएगा जी 5। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है आयोडोफोम वाली, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी चेंज करके उन्होंने ये नीचे क्वेश्चन दे दिया, हाउ कैन एथेनॉल एंड मीथेनॉल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आयोडोफोम बाय आयोडोफोम टेस्ट सपोर्ट योर आंसर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो ज़ाहिर है आयोडोफोम जो है वो जब आप एथेनॉल बनेगा तो आयोडोफोम फॉर्म हो जाएगा। जब एथेनॉल रिएक्ट करेगा NaOH और I2 के साथ तो आयोडोफोम बनेगा, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। मीथेनॉल से आयोडोफोम बनता ही नहीं है, तो इसका मतलब है फॉर एथेनॉल आप लिख देंगे फॉर इथेनॉल येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफोम ऑब्जर्व्ड, और मिथेनॉल में कुछ भी नहीं बनेगा, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। बस इतनी सी बात लिखने काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर 5 है नीचे जी, हाउ कैन ही a student has an unknown sample of compound likely to be aldehyde, how can he confirm the functional group present in it, provide sample, write to chemical test। तो ये वही टॉलेंस रिएजेंट वाले और फेलिंग सोल्यूशन वाले दो टेस्ट हैं आपके, वो दोनों आपने यहाँ पे लिखने हैं। फेलिंग टेस्ट क्या था, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और टॉलेंस में क्या है, सिल्वर पेरेट होता है, तो वो दोनों आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने की भी ज़रूरत है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा के यहीं लिख देता हूँ कि फेलिंग्स टेस्ट, और फेलिंग्स टेस्ट में आप नीचे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, अल्डिहाइड का सिर्फ काव है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दूसरा है टॉलेंस
टेस्ट या टॉलरेंस रिएजेंट, दोनों बातें ठीक हैं। और इसमें बनता है सिल्वर मिरर फॉर्म्ड, ये दो बातें आपने लिखनी थी बस। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखा हुआ है, हाँ ये एक क्वेश्चन था, इसमें गलती आप लोगों ने की होगी। मैंने जो एक बताई थी आपको मैंगनीज़ की, आपने वो याद की भी होगी और वो इधर आपने फेंक दी होगी उठा के। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मैंगनीज़ की जो स्टेट चेंज है वो नहीं, इस वाले में नहीं थी, एक मिनट ठहरे, हाँ इसी में थी। मैंगनीज़ की जो स्टेट चेंज है अगले पार्ट में, पहले देखें। ये है जी, सिनेमिक एसिड इज़ एन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ इट कैन बी कंफर्म दैट इट इज़ अनसैचुरेटेड बाय यूजिंग KMnO4 सोल्यूशन। तो अनसैचुरेशन का टेस्ट KMnO4 ये बेयर्स टेस्ट होता है। तो जो पर्पल कलर है आप पहले लिखेंगे ऐड डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, तो फिर क्या होता है, जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डीकलराइजेस, या पर्पल कलर खाली लिख दें, डीकलराइजेस। अब अगले पार्ट में उन्होंने कहा जी स्टेट चेंज आप बताना है अपने किसका, मैंगनीज़ का। मैंगनीज़ का स्टेट चेंज क्या होता है इन रिएक्शन बी, मेंशन ओनली द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने लिखा होगा +7 से +2, जो कि हो गया गलत। किस लिए गलत हो गया कि वो जो मैंने टेस्ट बताया था वो था एसिडिफाइड KMnO4, और वो था उसमें अल्कोहल या अल्कीन जो है वहाँ पर आपने अगर KMnO4 टेस्ट किया तो वहाँ था। यहाँ पर ये है एसिड, तो और ये है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन के लिए जो टेस्ट होता है बेयर्स टेस्ट कहते हैं, वहाँ पे डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 यूज़ होता है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। बल्कि यहाँ लिखा हुआ डाइल्यूट, मैंने ऊपर लिख दिया है, या क्वेश्चन में भी शायद बताया है, यूजिंग KMnO4 सोल्यूशन यानी डाइल्यूट सोल्यूशन KMnO4 का। जब ये आप यूज़ करेंगे ना तो फिर क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो MnO2 बनेगा। तो वहाँ Mn+7 ओरिजिनल ये स्टेट है, और चेंज होके ये अब Mn+2 के बजाय Mn+4 होगा, +7 से +4 होगा। ये मसला है, करके भी दिखा देता हूँ। कोई फॉर्म होगा MnO2 फॉर्म होगा ना, तो MnO2 में Mn की अगर देखें तो O की है -4, तो इसकी बनती है +4, तो +7 से +4 होगी। ये टेस्ट ही डिफरेंट था, ये बेयर्स टेस्ट था। अब ये अगर किसी ने थोड़ा सा देखा होगा तो ये ठीक किया होगा, वरना वो एसिडिफाइड KMnO4 था, ये एसिडिफाइड नहीं है। एक तो ये था प्रॉब्लम, एक नंबर का प्रॉब्लम ये था। अच्छा, उसके बाद अगला मैं आखिरी वाला जो है वो बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ BaCl2 विद K2CrO4। ये कुछ उसमें प्रैक्टिकल नोटबुक्स में था, मैंने BaSO4 बनाया था रिएक्ट करके H2SO4 के साथ, लेकिन यहाँ पे जो K2CrO4 के साथ है तो ये भी मुश्किल नहीं है। आपको BaCl2 प्लस करना था K2CrO4। ये कमेंट्स में मेरे से पूछा था एक दो स्टूडेंट्स से, मैंने कहा था बिल्कुल ये भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें BaCrO4 बन जाएगा, BaCrO4, ठीक है, और साथ इसके KCl बन जाएगा। K और Cl मिलकर KCl बना देंगे, और बैलेंसिंग के लिए इसके साथ 2 लिख देंगे तो 2KCl, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन होगी। उसके बाद आगे पूछा हुआ डिटरमिन द मास ऑफ Ba+2 इन अ सैंपल ऑफ 2 grams ऑफ BaCrO4। तो आपको BaCr और O के वो गिवन है, तो आपने पहले निकालना था मोलर मास ऑफ BaCrO4 जो बना यहाँ पर, तो वो सारे प्लस करें BaCrO4 का, तो आता 253 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ Ba ये कितना था, ये था 137। तो इसके अंदर Ba का मास कितना है, मास ऑफ Ba इन दिस सैम्पल या इन BaCrO4 वो है 137 ओवर 253, और उसने स्पेसिफिकली पूछा अगर कि 2 grams ऑफ BaCrO4 के अंदर है, तो मास ऑफ Ba+2 इन 2 grams, तो वो 137 ओवर 253 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना था। ये बनता है कोई 1.08 ग्राम्स, ये आपका आंसर बनता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पूरी मैंने आपको करके दिखाई थी वीडियो में। व्हाट आर कॉमन डेसिकेटिंग एजेंट्स यूज इन डेसिकेटर्स। तो अब ये डेसिकेटर और डेसिकेशन वाला ये मैंने नहीं बताया था वीडियो में, ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ, ये नहीं बताया था। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है
अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा, मैंने बताया था कि BaCl2 को ना एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं, चाहे BaSO4 हो प्रेसिपिटेट या BaCrO4 हो। तो जब वो प्रेसिपिटेट बन जाता है ना, तो प्रेसिपिटेट को सोल्यूशन में से अलग करके एक, मैंने कहा था, फ़िल्टर पेपर के ऊपर रखें, या आप एक वो डेसिकेटर के अंदर रखें। अब डेसिकेटर अगेन वो चाइना डिश टाइप एक होती है इंस्ट्रूमेंट। अब उसके अंदर जब आप उसको रखते हैं ना, उसमें से पानी को निकालना होता है, पानी को रिमूव करना होता है। वो जो प्रेसिपिटेट है उसमें सिर्फ वाटर को रिमूव करने वाला जो सब्सटेंस होता है ना, वाटर को रिमूव, वो होता है डेसिकेटिंग एजेंट होता है। डेसिकेटर के अंदर वाटर को, प्रेसिपिटेट में से वाटर को रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस होता है वो डेसिकेटिंग एजेंट होता है। तो डेसिकेटिंग एजेंट जो है वो होना चाहिए जिसकी पानी के लिए एफिनिटी हो, यानी जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जिसमें सलाहियत हो। तो वो H2SO4 हो सकता है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, या कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो आप इसमें एनहाइड्रस Ca एनहाइड्रस वो हाँ, कैल्शियम क्लोराइड भी ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये भी हो सकता है। सिलिका जेल्स भी यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए ना, वाटर को रिमूव करने के लिए। जो दवाइयों की बॉटल्स के अंदर भी वो एक पड़ी हुई होती है सिलिका जेल, तो ये वो है जो पानी को एब्जॉर्ब रखे, नहीं नमी को एब्जॉर्ब रखे, ठीक है, ये वो है। तो ये एक पार्ट था जो मैंने नहीं बताया था अपनी वीडियोस में, अगर आपने किसी नोट्स वगैरह में पढ़ा था तो ये हो गया होगा, ठीक। तो ये हो गया जी आपका पूरा सॉल्यूशन, और आई होप कि आपका पेपर अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमने जो अपनी वीडियोस में देखी थी, और इंशाल्लाह आप लोगों ने वो सारी अप्लाई की होंगी, और पेपर आपका और बाकी सारे पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए होंगे। और मेरी तरफ से अगेन बहुत बहुत आप लोगों के लिए गुड लक, और इस पेपर के लिए भी, पूरे रिज़ल्ट के लिए भी, और आगे आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत सी नेक तमन्नाएँ हैं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा आगे भी। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।